नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा विषय है खजाना, आज हम खजाना निकालने वाले हैं ब्रेन मैपिंग के बारे में कि आखिर ये ब्रेन मैपिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है? और काम करती है तो इसका कहाँ-कहाँ पर उपयोग है और इसका अपराध में कैसे उपयोग किया जाता है? आखिर पुलिस इसका फ़ायदा कैसे उठाती है और अपराधों का पता कैसे लगाती है? जो भी अपराध करते हैं अपराधी, तो अपराधी से कैसे हम सच्चाई जान पाते हैं इसकी हेल्प से, ये आज हम जानेंगे। थोड़ा समय दीजिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जिससे देखिए साइंस का विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आपको लगभग हर टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भले आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर हम सबसे पहले इस बारे में बात करें कि आखिर ये ब्रेन मैपिंग होती क्या है, तो ब्रेन मैपिंग को समझने से पहले हमें इसके एक दूसरे पहलू को समझना पड़ेगा जिसका नाम है ईईजी। देखिए, ईईजी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को कौन-सी बीमारी है। तो सबसे पहले जब ये भारत में नया-नया आया या भारत से पहले विश्व में नए रूप से ये आया, तो उस समय इसका उपयोग ब्रेन मैपिंग में या पुलिस नहीं करती थी। इसका उपयोग बीमारी के लिए था कि जिससे कि हम मरीजों का इलाज कर सकें। अब आखिर ये बीमारियाँ थी कैसी? तो ये बीमारियाँ आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कोमा में है कोई व्यक्ति, कोई सोने में किसी को समस्या हो रही है या किसी को माइंड लेवल की दिक्कत है या मिर्गी जैसे रोग में भी इसका उपयोग करते थे। अब देखिए अगर हम एक बात इम्पोर्टेंट बात समझें यहाँ पे कि आखिर ये काम कैसे करता है? तो देखिए काम इसके करने का तरीका ये है कि इसमें करीब 32 कैथोड की पिन्स होती हैं, जो दिमाग में अलग-अलग जगह पर लगाई जाती हैं। आप देख सकते हो, आपको फ़ोटो दिख रही होगी। एग्ज़ाम इसमें जब आप जाएँगे, तो इसमें एक समझिए एक सिस्टम है पूरा। जब ये माइंड के अंदर आपके 32 पिन अलग-अलग लगा दी जाती हैं, तो ये 32 की 32 पिन आपके माइंड को कंट्रोल करने लगती हैं और उस पिन्स को हम कंट्रोल कहाँ कर देते हैं? एक स्क्रीन के ऊपर। एक टीवी स्क्रीन होती है, जहाँ पे ग्राफ बनता है। अब इसका काम क्या होता है कि जब भी आप कुछ दिमाग में सोचेंगे, आप कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ख़्याल आ रहा है, तो दिमाग में जैसे ही कोई ख़्याल आएगा, आप कुछ सोचेंगे, तो दिमाग एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। उस जो इमेज है, उस छवि है या कुछ आप सोच रहे हो, मन में बोल रहे हो, तो उसकी क्या बनेगी? एक ग्राफ बनेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ग्राफ बन जाएगी। तो जो भी दिमाग में आपके ग्राफ बन रहा होगा, उस ग्राफ को वो टीवी पर स्क्रीन पर आ जाएगा और स्क्रीन पर जैसे आएगा, तो हम ये जान जाएँगे कि आप इस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इस मशीन का यूज़ क्या है? रिएक्शन ऑफ ब्रेन। मतलब ये मशीन कोई इमेज नहीं बताती है। ना ये मशीन ये बताने वाली है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। बल्कि इस मशीन का काम सिर्फ़ ये देखना है कि आपका माइंड किसी बात के ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो? जैसे सपोज़ आप बैठे हुए हैं और आप बैठे हो, अचानक से आपके ऊपर कोई छिपकली आके गिर गई। तो सिंपल सी बात है कि आपका माइंड तुरंत बहुत तेज़ फ्लक्चुएट करेगा इस तरीके से। तो वो फ्लक्चुएशन वहाँ आके दिख जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मशीन है, ये ब्रेन के अलग-अलग डायग्राम बना करके देती है। डायग्राम का मतलब यहाँ ग्राफ, कभी फ्लक्चुएशन कम रहेगा, कभी फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा। जैसे आप फैमिली में अपने नॉर्मल बैठे हुए हो, अभी आपकी मम्मी आ जाएँगी, आपके पापा आ जाएँगे, आपका भाई-बहन, कोई भी आएगा, तो आपके मन में बहुत हल्का फ्रीक्वेंसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। आप हमेशा देखते हो, आज भी देख लिए। लेकिन सपोज़ करिए अभी आपके सामने अचानक से सलमान खान आ जाएँ, तो क्या होगा? तो सलमान खान आएँगे तो हो सकता है आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी। या आप जिस भी फ़ेवरेट हीरो को पसंद करते हो, अगर वो आपके सामने आ जाएँगे, तो आपका माइंड का जो ग्राफ है, वो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही ये मशीन इसके अंदर 32 कैथोड होते हैं करीब, और भी अलग-अलग वैराइटीज़ के आज के टाइम पे आ चुके हैं, तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि अलग-अलग ब्रेन के अंदर हम पूरा एक सेंस लगा देते हैं, एक सिस्टम लगा देते हैं और उस सिस्टम को हम कनेक्ट कर देते हैं एक स्क्रीन के साथ में, जिसके ऊपर आपके ग्राफ बन रहे होते हैं। अब मैंने आपके सामने एक टीवी रख दिया और उस टीवी पर मैं आपको अलग-अलग इमेज दिखाऊँगा। मान लो पहले मैंने इमेज दिखाया आपके पापा की, फिर मैंने इमेज दिखाई आपकी मम्मी की, ऐसे करके मैं नॉर्मली इमेज दिखा रहा हूँ। और अचानक से मैंने किसी ऐसी इंसान की इमेज दिखा दी, जिसकी हो सकती है आपको दिखने की संभावना ना रही हो। आप सोचे ना हो कि ऐसी इमेज बन सकती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी इमेज आएगी तो आपका ग्राफ थोड़ा-सा बड़ा तो हो ही जाएगा। तो जैसे थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा इसका मतलब हम समझ जाएँगे कि आप इस इमेज को देख कर के कुछ न कुछ रिएक्ट कर रहे हो। है ना? बिल्कुल इस तरीके से दिमाग में जब कोमा में कोई व्यक्ति होता है, तो आप जानते हैं कोमा में इंसान होता है लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा होता है।
तो किसी भी इंसान का दिमाग कितना अच्छे से काम कर रहा है, कोमा में होने के बाद भी आप समझ रहे हैं कि इंसान के अंदर सुनने की, समझने की क्षमता रहती है। तो आखिर अगर एक इंसान कोमा में है तो उसके बाद कितना सुन पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, ये हम जान सकते हैं ईईजी की हेल्प से। अगर किसी को सोने में दिक्कत है, आप जानते हैं सोते टाइम पे हमको सपने आते हैं। तो अगर हम सो रहे हैं और सोने के टाइम पे दिमाग में सपना आ रहा है, तो उसका भी तो ग्राफ बन रहा होगा। तो किसी किसी को क्या होता है, सपने बहुत ज्यादा आते हैं, वो परेशान हो जाता है सपनों से। तो जब वो सोया करता है तो उसके दिमाग में ऐसे हम पूरा पिन लगा देते हैं, ईईजी वाला। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि आखिर उसके सोने के टाइम पे कितनी फ्रीक्वेंसी के सपने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही माइंड में जो भी बीमारियां होती हैं उसके अंदर भी ऐसा यूज किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि आखिर दिमाग कैसा रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग चीजों पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। और उसी के हिसाब से डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है और मरीज को ठीक करता है। तो ये तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जो हम समझे कि आखिर ये ईईजी होता क्या है। लेकिन इस ईईजी को आखिर ये ब्रेन मैपिंग का नाम कैसे मिला? आखिर हमने ब्रेन मैपिंग क्यों बोला इसको? आप समझ रहे हैं, ब्रेन मैपिंग कुछ और नहीं, ब्रेन का मैप अगर बन रहा है तो ब्रेन के मैप को बोल रहे हैं ब्रेन मैपिंग करना। ब्रेन मैपिंग का मतलब है कि ब्रेन का हम मैप बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं अलग अलग। अब इसको पुलिस ने अपने हाथों हाथ कैसे ले लिया, और पुलिस ने किस तरीके से इसका यूज किया, जिससे कि आज बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है ये एक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को इससे बचने का उपाय मिल रहा है। हुआ क्या बेटा, एक बात आप समझिएगा। देखिए, अपराध में इसका यूज कैसे करते हैं। अपराध में इसका यूज इस तरह से करते हैं कि मान लो जैसे एक अपराधी है, या हमको नहीं पता कि वो अपराधी है या अपराधी नहीं, हमको नहीं पता। मान लीजिए एक व्यक्ति ने, किसी भी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, हमको नहीं पता। हमको नहीं पता है कि आखिर उसका मर्डर किसने किया है। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, हमको इस बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है कि आखिर उसका मर्डर किसने किया। और मान लीजिए पुलिस ने संदिग्ध मान करके 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया कि हाँ, हो सकता है इन 5 से 6 लोगों में से किसी एक ने मर्डर किया हो। तो जब उन 5 से 6 लोगों को हम गिरफ्तार करके लेके आएंगे, तो आखिर ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि आखिर इसमें से सही पर्सन कौन सा है जिसने मर्डर किया होगा। तो पुलिस करती क्या है, ब्रेन मैपिंग की सहायता से उन 5 से 6 लोगों को पहले तो अलग अलग कमरे में बैठाती है, और उनके माइंड में बहुत सारे पिन लगाती है, कौन से, ईईजी के। और जब बहुत सारे पिन लगाती है तो उसके बाद होता क्या है, उनको उस मर्डर से संबंधित चीजें दिखाई जाती हैं। जैसे मर्डर से संबंधित चीजें क्या दिखाई जा रही हैं? पहली बात तो हो सकता है उन 5-6 लोगों में से हो सकता है 2-3 लोगों ने उस मरने वाले इंसान की फोटो देखी ना हो, वो बेचारे वैसे ही फंस गए हों, उनको पता ही ना हो कि आखिर वो किसका मर्डर करके आए हैं, उनको क्या पता, लेकिन वो तो फंसे हुए हैं संदिग्ध में। तो पुलिस क्या करेगी, उनके सामने अलग अलग फोटो बनाएगी। पहले किसी और की फोटो बनाई, आप कभी देखे ही नहीं, जो कभी नहीं देखे हो तो आप, सिंपल सी बात है कि ग्राफ क्या रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल। फिर दूसरी फोटो आई, वो भी हो सकता है नॉर्मल रहे। तीसरी फोटो आई, वो भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन उन्हीं फोटो में से अचानक से उस मरने वाले इंसान की फोटो आ जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि वो मरने वाले इंसान की जैसे फोटो आएगी, तो बाकी लोग तो उसको देखे नहीं होंगे, लेकिन उन 5-6 में से जो भी 2-3 लोगों ने देखा होगा, जैसे उसकी फोटो बनेगी तो उनका ग्राफ दिमाग का कुछ बड़ा हो जाएगा। और जैसे ग्राफ बड़ा हो जाएगा, तो पुलिस समझ जाएगी कि हाँ, इसमें दाल में कुछ काला है। देखो, इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि मर्डर उसने ही किया है। हो सकता है कि बाकी लोगों ने भी उस इंसान को देखा हो, तो उनकी भी इमेज ऐसी बन गई हो। तो पुलिस क्या करेगी, जो 1-2 लोगों को नहीं बन रहा है उनको थोड़ा मान लेगी कि हाँ, हो सकता है ये अपराध ना किए हों। लेकिन अभी भी मान लीजिए 5 में से 3 लोग की डायग्राम ऐसे बन गया, तो क्या तीनों अपराधी हैं? नहीं। अभी पुलिस किसी को ना अपराधी मानेगी, ना पुलिस किसी को बेकसूर मानेगी। ये तो खाली एक पहलू हुआ ना। अब इसके बाद क्या करेगी, मान लीजिए उसका मर्डर एक लाल कलर के चाकू से किया गया है। तो अगर उसका मर्डर लाल कलर के चाकू से किया गया है, तो पुलिस क्या करेगी, उसी स्क्रीन के ऊपर कभी एक बंदूक दिखाएगी, कभी एक तोप दिखाएगी, कभी एक, हो सकता है कोई एक हसिया दिखा रहा हो सकता है बहुत बड़ा कारतूस दिखाए, हो सकता है AK-47 दिखाए पुलिस, और उसी में बीच में कहीं क्या दिखा दे, उस लाल कलर का एक चाकू दिखा दे, बिल्कुल वही चाकू। अब चाकू तो वही देखा होगा जिसने मर्डर किया होगा, हो सकता है। तो हो सकता है चाकू पर भी क्या बन जाए, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए। अब मान लेते हैं कि चाकू पर भी 2-3 लो का फ्रीक्वेंसी बन गया। हो सकता है बिल्कुल उसी डिजाइन का चाकू कोई घर में अपनी यूज करता हो, तो वो भी सोचेगा ये मेरा चाकू कैसे आ गया, तो उसका फ्रीक्वेंसी।
तो पुलिस अभी भी नहीं मानेगी कि हाँ, आप निर्दोष हैं या दोषी हैं। ऐसे ही हो सकता है आपने किसी रूम के अंदर आपने मर्डर किया हो, तो आपको अलग-अलग रूम का नंबर दिखाएगी पुलिस स्क्रीन के ऊपर, 515, 222, 1820, 622, 619, 718। अब मान लो 718 रूम के अंदर आपने मर्डर किया, तो 718 रूम के ऊपर जैसे ही दिमाग आएगा तो आपका फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो जब ऐसे पुलिस करीब करीब 15 से 20 चीज़ों के ऊपर बार-बार आपको इमेज दिखाएगी और पुलिस बताएगी नहीं आपको कि आपका चेकिंग या टेस्टिंग चल रहा है। आपसे कहा जाएगा कि आपकी टेस्टिंग बाद में हो जाएगी। आप बैठे हो, आपको नॉर्मली दिखा रहे हैं और दिखाते-दिखाते आपसे 15 से 20 चीज़ वो ऐसे पूछेंगे। अब 15 से 20 चीज़ तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि 2-4 चीज़ें हमें आपका दिमाग इस तरह से फ्लक्चुएट कर गया। लेकिन अगर 15 से 20 चीज़ आपसे पुलिस अलग-अलग पूछ रही है, चाकू पूछ रही है, उसकी शक्ल दिखा रही है, रूम नंबर पूछ रही है, इसके अलावा उसका कपड़ा पूछ रही है, उसकी मूंछें पूछ रही है और सब में आपका दिमाग बार-बार ऐसे फ्रीक्वेंसी बन जा रहा है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। मान लो 5 लोग थे, किसी में हो सकता है 3-4 में बना हो, किसी में हो सकता है 5-6 में बन गया हो फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक बंदे की 20 में से 18-19 में फ्रीक्वेंसी बन रही है। इसका मतलब कि उसका कोई ना कोई संबंध है, तभी तो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जा रही है। अगर यही कोइंसिडेंस होता तो हो सकता है एक चीज़ में, 2 चीज़ में, 3 चीज़ में आपका ग्राफ ज़्यादा बन जाता। लेकिन आपका ग्राफ अगर हर एक चीज़ में ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपका संबंध उस मरे हुए इंसान के साथ में ज़रूर होगा। क्योंकि अगर संबंध ना होता तो आप हर एक चीज़ के अंदर कैसे दिमाग फ्लक्चुएट हो जाता। हर एक चीज़ कैसे आपके दिमाग से लिंक करती जिससे कि आपने अपराध किया है। तो पुलिस यहाँ समझ जाती है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति दोषी है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है इस चीज़ का जो कि मर्डर हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस तुरंत सही मान लेगी और सब कुछ सही मानेगी, लेकिन थोड़े ठोस सबूत तो मिल जाएँगे। इसके बाद बाकी लोगों को थोड़ा पुलिस आसान करेगी, उनको ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करेगी। लेकिन जिसके ऊपर 18 से 20 चीज़ें एक साथ मिल जा रही हैं, तो 18 से 20 चीज़ों का 18 से 20 चीज़ों में बार-बार आपका ब्रेन अगर बड़ा-बड़ा मैप बना रहा है, तो ये कोई कोइंसिडेंस या कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। तो इसके बाद फिर पुलिस जाएगी और पुलिस जा कर के कोर्ट में ये बयान देगी कि देखिए जज साहब, ये ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्रेन मैपिंग किया गया और ब्रेन मैपिंग करने पे 20 में से 18 या 19 मामले में इसका बड़ा-बड़ा ग्राफ बना। जो चीज़ें उस कातिल से या उस मरे हुए इंसान से जुड़ी हुई थी। तब भी आप जानते हैं जज इन चीज़ों को नहीं मानेंगे क्योंकि पुलिस को दी गई गवाही कोर्ट में तो राज़ी होती नहीं, मानी नहीं जाती है। लेकिन एक संदेह बनेगा तो इस हिसाब से पुलिस आगे रिमांड की बात कर सकती है कि हाँ, हमको और रिमांड दीजिए इस व्यक्ति के ऊपर। और जब पुलिस को इतना कन्फर्म हो गया है कि हाँ, ये व्यक्ति ही हत्यारा है, तो फिर तो पुलिस के पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो पता लगा लेंगे कि आखिर कैसे मारा गया या क्यों मारा इसने। वो तो पुलिस का दाएँ हाथ का खेल है, आप समझते ही हैं। क्योंकि एक बार कन्फर्म हो गया कि हाँ, इस व्यक्ति ने मारा है तो फिर तो वो कबूलवा ही लेगी पुलिस। लेकिन ब्रेन मैपिंग एक आइडिया देता है। अच्छा, ब्रेन मैपिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए ब्रेन मैपिंग के अंदर हम ना व्यक्ति को मारते हैं, ना ब्रेन मैपिंग के अंदर हम ना व्यक्ति को पीटते हैं, ना हम कोई उसको दबाव देते हैं, ना उसको हम कोई मेंटल प्रेशर दे रहे हैं। हमने क्या किया, खाली उसके दिमाग में कुछ मशीन लगाई और उसको आराम से हम टीवी दिखा रहे हैं। और वो टीवी देखते-देखते आराम से हम कहीं चेक कर रहे हैं, जैसे उसमें वो इंसान की फ़ोटो आएगी, तुरंत उसका दिमाग फ्लक्चुएट हो जाएगा और फ्लक्चुएट हो जाएगा, पुलिस समझ लेगी। और पुलिस एक बार में नहीं समझेगी, ऐसे ही 20-25 चीज़ें उसके सामने पेश करेगी। और अगर हर एक मामले में उसका दिमाग बार-बार ऐसे हो जा रहा है, ग्राफ बड़ा बना रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो ब्रेन मैपिंग इस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ बात करें कि आखिर ये ब्रेन मैपिंग का केस शुरू कैसे हुआ? भारत में आखिर ब्रेन मैपिंग आया कैसे? तो देखिए ब्रेन मैपिंग का जो पहला केस था वो 2006 या 7 में निकल के आया था। 2006 या 7 में करीब अगर मैं बात करूँ तो गुजरात का एक मामला था। गुजरात शहर के अंदर आपने शायद नाम सुना हो, संतोकबेन, एक लेडी थी, बहुत ही डॉन लेडी थी, मतलब डॉन आप कह सकते हैं या कह सकते हैं एक गैंगस्टर थी, संतोकबेन। इनके ऊपर एक बेटा मूवी या वेब सीरीज बन चुका है, आप चेक करना, गॉड मदर। गॉड मदर नेम है और इनको इनके इलाके में गॉड मदर कहा भी जाता था क्योंकि इनकी टीम में 100-200 लोग थे और वो सब मिल करके इतने पावरफुल थे कि उस पूरे इलाके में राज करते थे। तो संतोकबेन थी, गुजरात की रहने वाली थी, इनको गॉड मदर बोलते हैं। ये पहला केस था जिसके अंदर पुलिस ने डिमांड किया, जूनागढ़ कोर्ट आप जानते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो जूनागढ़ इलाके की बात थी। जूनागढ़ कोर्ट में पहली बार पुलिस ने कोर्ट के अंदर ये मांग की कि हमें इनका ब्रेन मैपिंग करने दिया जाए क्योंकि इनके ऊपर करीब 14 से 15 मर्डर के केस चल रहे थे।
तो पुलिस ने कहा कि 15-14 केस चल रहे हैं, तो इसके लिए अगर इनकी ब्रेन मैपिंग करेंगे तो हमको जानकारी मिलने में आसानी हो जाएगी कि आखिर इन्होंने किसका मर्डर किया है, किसका नहीं किया है। अब देखिए, ब्रेन के ऊपर कंट्रोल तो होता नहीं है। आप जैसे कोई चीज़ देखोगे तो ब्रेन रिएक्ट तो करेगा करेगा। आप बहुत जानते रहो कि मेरा ब्रेन मैपिंग हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि ब्रेन तो रिएक्ट करता ही करता है। अब हुआ क्या, जब इनको जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने ये डिमांड की जज साहब से कि जज साहब, हमको इनका ब्रेन मैपिंग करने दीजिए, क्योंकि ब्रेन मैपिंग करके हम ये जान सकते हैं कि आखिर इन्होंने कितने मर्डर किए हैं और किसका किसका मर्डर किया। जूनागढ़ कोर्ट ने इसकी परमिशन दी और जूनागढ़ कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप संतोष बैन का आराम से ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन डेट उन्होंने कुछ लंबी डेट दी। उन्होंने कहा कि आप संतोष बैन से कहा कोर्ट ने कि आप चाहें तो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर दीजिए। बिल्कुल वैसे ही संतोष बैन कहाँ चली गई, हाई कोर्ट चली गई अपील करने के लिए कि ये फैसला गलत है, इसको हमारा खारिज किया जाए। लेकिन सबसे पहले हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने भी साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रेन मैपिंग बिल्कुल सही है और आपको ब्रेन मैपिंग करवानी ही पड़ेगी। लेकिन संतोष बहन कहाँ रुकने वाली थी? संतोष बहन इसके बाद कहाँ पहुंच गई? सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट कभी भी सीधा डिसीजन नहीं देता है, वो हर एक पहलू को देखता है, हर एक तरीके से गवाही को देखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना किसी के परमिशन के उसका ब्रेन मैपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन मैपिंग किसी की निजता का अधिकार भी छीन रहा है, मतलब पर्सनल एक आप उसका हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ब्रेन मैपिंग नहीं करेंगे, ब्रेन मैपिंग करना हमारे हाथ में नहीं है, हम बिना किसी के परमिट के ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से पहली बार एक ब्रेन मैपिंग का केस आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया। उसको आते आते करीब 2009 हो गया। करीब 2009 के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर ब्रेन मैपिंग शुरू हुई और आज हम ब्रेन मैपिंग का केस देखते हैं और ब्रेन मैपिंग करके हम अपराधियों का पता लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और ब्रेन मैपिंग के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको हम आगे बताते रहेंगे। इसके अलावा नार्को टेस्ट, आप जानते हैं पॉलीग्राफी, ये सब चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि आखिर किस किस तरीके से पुलिस अपराधों का पता लगाती है और इसमें आखिर साइंस का क्या योगदान है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारा खेल साइंस का है। आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपराधियों का पता लगाता है और पता नहीं कितने बेकसूर लोगों को बचाने का काम करता है। क्योंकि देखिए, गवाही देना, झूठ बोलना सबके हाथ में है, लेकिन ये मशीन उन झूठ को, उन गवाहियों को पकड़ रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई एक निर्दोष इंसान बच रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, साइंस के आप स्टूडेंट हैं या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको साइंस से प्यार करना चाहिए। साइंस एक ऐसा वरदान है जिसकी वजह से आज पता नहीं कितने लोगों के लिए भला हो रहा है। तो बेटा कल मिलते हैं हम एक नई टॉपिक के साथ। खजाना सीरीज में हम ऐसे ही नई-नई अपडेट, नए-नए आपके मन के जितने भी ज्ञान है वो लाते रहेंगे। और आप देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके? थैंक यू।